अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोटर न्यूरॉन डिसीज़। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, मोटर न्यूरॉन डिसीजेज आर द ग्रुप ऑफ द neurodegenerative disorders that affects the nerves in the spine and brain to progressively lose its function। मोटर न्यूरॉन जो डिसीज़ है एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जिसके से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन और स्पाइन में ये नर्व्स होती है ना, ये प्रोग्रेसिवली लॉस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर पाती। ये दे आर द रेयर बट द सीरियस, ये एक रेयर डिसीज़ है बट लेकिन ये सीरियस होती है एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन। ये जो कंडीशंस होती है ये सिलेक्टिवली इफेक्ट करती है मोटर सिस्टम को। इसमें सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे वोलेंट्री मसल्स को, हमारी जो बॉडी में वोलेंट्री मसल्स होते हैं ना उसको ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव डिसीज़। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। इसमें डीजनरेशन मोटर न्यूरॉन्स की और वेस्टिंग मसल्स की डीजनरेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर फर्दर हम इसके इंसिडेंट्स की बात करें, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ जो होती है वो अकर होती है अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में। इट कैन अपेयर एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होती है ना आर ओवर द 40 ईयर्स ओल्ड एट डायग्नोसिस। ये इफेक्ट करती है मैन मोर देन वुमेन्स। एंड फर्दर आ जाता है व्हाट आर द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ द नर्व सेल्स, दे सेंड द मैसेजेस टू द बॉडी फ्रॉम द ब्रेन सो हेल्प टू मूव। इसमें टू काइंड्स इंक्लूड्स होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड सेकंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसमें जो मैसेज होते हैं वो नर्व सेल से ब्रेन में जाते हैं, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसमिट होते हैं नर्व सेल से ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में एंड फ्रॉम दम टू द पार्टिकुलर मसल्स तक जाते हैं, इसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन जब मतलब किसी पेशेंट को मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं ना वो डाई हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं ना वो कांट गेट फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ओवर द टाइम जो मसल्स है ना वो वेस्ट अवे हो जाते हैं और एट्रोफी हो जाती हैं वहाँ पे। When this happens, it leads to lose control over the movements। इसमें क्या हो जाता है कि it get harder to walk, talk, swallow and breathe में ना डिफ़िकल्टी हो जाती है। ईच काइंड ऑफ मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होती है जो इफेक्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नर्व सेल्स को और हैज़ अ डिफरेंट कॉज। इनकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। जो ALS होते हैं ना, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है, ये मोस्ट कॉमन डिसीज़ होती है अडल्ट में। ठीक है, अगर फर्दर हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ की। मोटर न्यूरॉन डिसीज़ आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर द इनहेरिटेड और स्पोरेडिक। जो इनहेरिटेड और स्पोरेडिक नॉन इनहेरिटेड होता है एंड वेदर द डिजेनरेशन इफेक्ट्स अपर मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स और बोथ। और अडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन होती है ना मोटर न्यूरॉन डिसीज़, वो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है। जो अमायोलेटरस स्क्लेरोसिस होता है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ये इफेक्ट करती है हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स को और लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। इससे ये हमारे इफेक्ट करती है मसल्स में ना, हमारे आर्म्स को, लेग्स को, माउथ को और रिस्पायरेटरी सिस्टम को। मीन के मतलब जो जिसको ये है ना, तो 3 to 5 ईयर्स तक वो जो इंडिविजुअल है ना वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन उसको प्रॉपर अगर डायग्नोज किया जाए, स्पॉटिव केयर की जाए ना, तो वो जो इंडिविजुअल है, पीपल है, वो 10 ईयर्स तक लाइव रह सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। ये इन्वॉल्व्स द ब्रेन स्टेम आ जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इसमें नेक्स्ट पीपल विथ ALS अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑफन, मतलब जिसको माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है ना, उसको प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी भी हो गई। इस कंडीशन में क्या कॉज होता है, फ्रीक्वेंट चोकिंग स्पेल होती है, डिफ़िकल्ट स्पीकिंग होती है, ईटिंग होती है और स्वेलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट सूडो बल्बर पाल्सी आ जाता है। ये सिमिलर होती है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी से। ये इफेक्ट करती है हमारे मोटर न्यूरॉन्स को और कंट्रोल करती है दैट एबिलिटी टू टॉक, च्यू एंड स्वेलो। जो सूडो बल्बर पाल्सी होती है ना, ये कॉज द पीपल टू लाफ और कंट्राइव विद नो कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। ये जो इफेक्ट करती है हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स में, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसको इफेक्ट करती है। ये इफेक्ट स्लोली करती है बट ये प्रोग्रेसिवली कॉज करती है मसल्स वेस्टिंग, स्पेशली इन आर्म्स, लेग्स एंड माउथ में।
ठीक है। और जो प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस होता है ना, ये एक जो डिसीज़ होती है, ये अपर मोटर न्यूरॉन्स की डिसीज़ होती है। ये एक रेयर होती है, रेयर फॉर्म में होती है मोटर न्यूरॉन डिसीज़ की ना, दैट एडवांसेस more slowly than a myotropic lateral sclerosis. It is not a fatal, but it can affect the quality of life. लेकिन ये मतलब ये फेटल नहीं होती कि मतलब ना, मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ना इफ़ेक्ट करती है। चिल्ड्रन में ना इसको हम जुवेनाइल प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं कि मतलब नो, इट इज़ नॉट अ फैटल, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन ये ना हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक इनहेरिटेड मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है, ये इफेक्ट करती है चिल्ड्रन पर। दे आर 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स होती है। और जो ऑल द कॉज, जो सारी मतलब इसकी कॉजेज़ होती हैं ना, ये नॉर्मल जीन्स की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी 1। इसमें क्या होता है कि इट टेंड्स टू इफेक्ट जो हमारे ट्रंक्स हैं ना, इफेक्ट होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, लेग्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो आउटलुक वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ की। इसमें जो सिम्टम्स होती हैं इसकी सिमिलर होती हैं, बट जो इसकी जो प्रोग्रेस होती है डिफरेंट स्पीड के साथ, और होती है उसकी जो स्वेरिटी होती है ज़्यादा होने की वजह से ना, ये मतलब प्रोग्रेस कर जाती हैं। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट जो कॉज होती है ना, वो अनक्लियर होती है। सम जो मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होती है ना, वो इनहेरिटेड होती हैं, और जो मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ होती हैं ना मोटर न्यूरॉन डिसीज़ की, वो अननोन होती हैं। लेकिन जो अबाउट 5% ऑफ द जो पीपल्स होते हैं ना मोटर न्यूरॉन डिसीज़ के साथ, वो अपनी क्लोज फैमिली मतलब रिलेटिव से लेते हैं विद द कंडीशंस, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंटिया। आगे नेक्स्ट आ जाता है, अगर इन स्पोरेडिक और नॉन इनहेरिटेड मोटर न्यूरॉन डिसीज़ इन्वायरमेंटल और टॉक्सिक और वायरल से ये लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हेरिडिटरी आ जाता है, एज आ जाता है, और सेक्स आ जाता है। फर्दर हम सिम्टम्स को अगर डिस्कस करें, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अर्ली आ जाता है, मिडल आ जाता है, एंड एडवांस्ड। अर्ली स्टेज साइन एंड सिम्टम्स में आता है। जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप स्लोली होते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं विद द सिम्टम्स ऑफ द अदर अनरिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ। ठीक है, अर्ली जो सिम्टम्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं बॉडी किस बॉडी के किस पार्ट को वो इफ़ेक्ट करेंगी। इसमें टिपिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, बिगन इन वन ऑफ द 3 एरियाज़, जिसमें आर्म्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाते हैं, माउथ आ जाता है, और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स आ जाता है। इसमें और हमारे क्या आ जाता है, इंक्लूड द हमारे मेकिंग द ग्रिपिंग आ जाती है, स्ट्रेचिंग ग्रिपिंग आ जाती है, फटीग आ जाती है, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग आ जाती है, मसल्स पेन आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ट्विचिंग आ जाती है, वीकनेस इन द आर्म्स एंड लेग्स आ जाती है, इंक्रीज द क्लम्सीनेस आ जाती है, एंड स्टम्बलिंग आ जाती है, ट्रबल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाती है। और नेक्स्ट आ जाता है मिडिल स्टेज ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है, ये जो कंडीशन होती है ना, ये प्रोग्रेस होती है और सिम्टम्स होती है ना बिकम मोर स्वेयर हो जाती है। इसमें मसल्स पेन होती है, वीकनेस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड वीकनेस इंक्रीज़ होती है, स्पैज़म इंक्रीज़ हो जाता है, और ट्विंच जो वर्सन हो जाती है। इसमें जो लिम्स है ना बिकम जो प्रोग्रेसिवली वीक हो जाते हैं, और जो मसल्स है ना वो जो लिम्फ मसल्स है ना वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो मूवमेंट्स है ना वो अफेक्टेड लिम्ब में जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और जो हमारे जो लिम्ब मसल्स होते हैं ना मे बी बिकम नॉर्मली स्टिफ्ट हो जाते हैं। इसमें जॉइंट पेन ग्रो हो जाती है, ईटिंग ड्रिंकिंग और स्वेलिंग बिकम्स हार्डर हो जाती है। इसमें ड्रॉलिंग अकर हो जाती है ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द स्लाइवा। इसमें याविंग अकर्स हो जाती है समटाइम्स इन अनकंट्रोलेबल बाउट्स। जॉ पेन may result from excessive yawing. Speech problem worse हो जाती है as a muscle in throat and mouth become weaker. The person may show changes in the personality and emotional states with bouts of uncontrollable crying or laughing. सेकेंडरी सिम्टम्स इंक्लूड होती है, इसमें इंसोम्निया हो जाता है, एनजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। एडवांस स्टेज साइन एंड सिम्टम्स में क्या आ जाता है कि इवेंचुअली द जो पेशेंट होते हैं ना विल बी अनेबल टू मूव विदाउट असिस्टेंट। जो पेशेंट है वो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना सांस ले सकता है। तो विदाउट सपोर्टिव केयर
वो मतलब नहीं कर सकता। अगर उसको सपोर्ट ना दी जाए तो वो इंडिविजुअल मतलब विल पास अवे, वो मतलब उसकी डेथ हो जाएगी डिस्पाइट द बेस्ट केयर ऑफ द करंटली अवेलेबल। कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, वो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द मोटर न्यूरॉन डिसीज कैन बी हार्ड टू डायग्नोस बिकॉज जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं अदर कंडीशंस में ना। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, एंड इन्फ्लेम्ड नर्व आ जाता है, और पार्किंसन डिसीज़ आ जाता है। डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, एमआरआई करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं, लंप पंक्चर, स्पाइनल टैप वो टेस्ट करते हैं, मसल्स बायोप्सी लेते हैं, और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन लेते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द टेस्ट अ डॉक्टर विल नॉर्मली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द सम टाइम बिफोर कन्फर्मिंग दैट दे हैव MND। इसका कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब उसको ALS को ना डायग्नोस करने का, कि मसल श्रिंकिंग इसमें आ जाता है, मसल श्रिंकिंग आ जाता है कि इसके मसल श्रिंक तो नहीं हुए, वीक उसमें मसल वीकनेस तो नहीं है, मसल स्टिफ तो नहीं है, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस तो नहीं है, जो सिम्टम्स हैं वो सेपरेट तो नहीं हुए इनटू द मसल्स न्यू मसल्स ग्रुप में, हैविंग द नो अदर फैक्टर्स, कोई दूसरे फैक्टर्स तो नहीं है, तो दैट एक्सप्लेन द सिम्टम्स। फर्दर इसका ट्रीटमेंट आ जाता है, देयर इज़ अ नो क्योर ऑफ द MND। इसका कोई मतलब देयर इज़ अ नो कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते मोटर न्यूरॉन डिसीज़ को। इसका जो ट्रीटमेंट का फोकस होता है ना, वो सिम्टम्स को कम करना होता है, ये स्लो करना होता है इसकी प्रोग्रेशन को, और मैक्सिमाइज पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना होता है, और मैक्सिमाइज पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना होता है, और इंडिपेंडेंट करना होता है, कंफर्ट करना होता है। इसमें ना हम क्या करते हैं, इसके दिस कैन इंक्लूड द यूज़ ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग, मोबिलिटी और कम्युनिकेशन अप्लायंस और डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। रिहैबिलिटेशन थेरेपी आ जाती है, इसमें फिजिकल थेरेपी आ जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है, और स्पीच थेरेपी आ जाती है। नेक्स्ट, इसमें मेडिकल ड्रग्स आ जाते हैं। देयर 2 ड्रग्स आर करंटली अप्रूव्ड बाय द US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA फॉर द ALS के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें रिलोजोल आ जाता है और रिलोटेक आ जाता है, जो क्या करता है, वो ग्लूटामेट लोअर द अमाउंट ऑफ द ग्लूटामेट इन द बॉडी। और इसमें इन अर्ली 2070s ड्रग रेडिकेवा आ जाता है, ये वाज अप्रूव्ड बाय द FDA किसके लिए, ALS के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, हमने सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना है। और नेक्स्ट, इसमें मसल्स क्रैम्प्स और स्टिफनेस को ट्रीट करने के लिए फिजिकल थेरेपी इसकी करवाई जाती है, मेडिकेशन दी जाती है, और एक बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन होता है। बीटा ब्लॉक्स जो क्या करता है, वो सिग्नल्स को वो ब्लॉक करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द ब्रेन से, जो क्या होते हैं, जो मसल्स वो स्टिफ हो रहे होते हैं फॉर अबाउट 3 मंथ्स के लिए ना। नेक्स्ट, स्कोपोलामाइन ड्रग होता है, जो मोशन सिकनेस के लिए और ड्रॉलिंग की जो सिम्टम्स होती हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं। फिर एडवाइस फ्रॉम अ स्पीच के लिए, एडवाइस फ्रॉम द स्पीच के एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया जाता है। एडवाइस फ्रॉम डाइटिशियन के लिए अबाउट द डाइट एंड ईटिंग उससे कंसर्न किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस आ जाता है। जो प्रोग्नोसिस है ना, वो डिपेंड करता है टाइप पे, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ की, एंड द एज और उसकी एज ऑफ ऑनसेट पे। समझो मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होती है ना, सच एज PLS एंड ये फेटल नहीं होती, यानी कि लाइफ